हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स, तभी आपको इसका लाभ मिल सकेगा। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने से पहले जल्दी से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को कहा जाता है। तो यहाँ चार ऑप्शन मिल रहे हैं हमें कि विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की जो कुंडली होती है स्टूडेंट्स, उसको क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है तंतु कहा जाता है, बी सेल कहा जाता है, सी बैटरी कहा जाता है, या डी एलिमेंट कहा जाता है। तो आप भी अपना आंसर नोट डाउन कर लें, एक कॉपी और पेन अपने पास अवश्य रख लें और ये देखें कि आपके द्वारा जितने भी प्रश्न के आंसर दिए जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखना स्टूडेंट्स कि कितने आंसर्स आपके सही हैं। तो इससे आपको आपकी तैयारी का भी पता चलेगा कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट है वो कितना प्रिपेयर हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी एलिमेंट। तो याद रखें कि विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को स्टूडेंट्स एलिमेंट कहा जाता है। अब विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई जो तारों की कुंडली होती है उसे तो हम स्टूडेंट्स एलिमेंट कहते हैं। और देखा जाए तो ये जो कुंडली होती है ये उच्च प्रतिरोध वाली, इसका क्या प्रतिरोध कैसा होता है स्टूडेंट्स, उच्च होता है, उच्च प्रतिरोध होता है इसका। ठीक है, उच्च प्रतिरोध वाली मिश्र धातु होती है ये स्टूडेंट्स। ठीक है, ये उच्च प्रतिरोध वाली मिश्र धातु होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये जो एलिमेंट होता है विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई जो तारों की कुंडली होती है जिसे एलिमेंट बोला जाता है, ये जो एलिमेंट होता है ये विद्युत ऊर्जा को स्टूडेंट्स, ये क्या करता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखें, हो सकता है कभी क्वेश्चन ये बन करके आ जाए कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उस यंत्र का नाम बताएं, ठीक है ना, या उस उपकरण का नाम बताएं। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप विद्युत हीटर को टिक कर सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो उपकरण है वो कहलाता है आपका विद्युत हीटर। अब हीटर के बारे में थोड़ा और मैं बता दूं कि जो विद्युत हीटर होता है उसमें जो तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह होता है स्टूडेंट्स नाइक्रोम। इस चीज़ को याद रखें कि विद्युत हीटर में जो तार यूज़ किया जाता है, जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है कुंडली बनाने के लिए विद्युत हीटर में, तो वो होता है स्टूडेंट्स नाइक्रोम का। और ये जो नाइक्रोम है ये निकेल हुआ और क्रोमियम इन दोनों से बनी हुई मिश्र धातु होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है विद्युत हीटर से रिलेटेड और एलिमेंट्स से रिलेटेड, तो याद रखें कि विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को स्टूडेंट्स एलिमेंट कहा जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है अवपंक फफूंदी, बी काली फफूंदी, सी नीली फफूंदी और डी गुलाबी फफूंदी। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें कि प्रोटिस्टा से संबंधित कौन है इनमें से। तो अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए अवपंक फफूंदी, इसका सही आंसर है। तो याद रखें कि प्रोटिस्टा से संबंधित जो है वो है स्टूडेंट्स अवपंक फफूंदी। अब देखा जाए तो अगर हम थोड़ा प्रोटिस्टा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो प्रोटिस्टा समूह है, प्रोटिस्टा समूह में सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक जो सेल्स होती हैं, सेल्स यानी कोशिकाओं को रखा गया है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिकाओं को रखा गया है। किस में रखा गया है स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। और इसके अंतर्गत जो अवपंक फफूंदी, इसके अंतर्गत अवपंक फफूंदी या कवक हम कह सकते हैं, अथवा कीचड़ मिट्टी में उगने वाले जो कवक होते हैं
उनको रखा जाता है स्टूडेंट्स इसमें। तो इस चीज़ को याद रखें आप कि प्रोटिस्टा से जो संबंधित है वो है स्टूडेंट्स अपपंख फफूंदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आप सही आंसर नोट डाउन कर लें। तो ए ऑप्शन है सभी कोशिका कार्य नहीं कर सकती हैं, बी सूक्ष्मदर्शी नहीं होता है, सी एक कोशिकीय और डी बहुकोशिकीय। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट। तो चलते हैं अब हम आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट सी एक कोशिकीय, यानी अमीबा के बारे में जो विकल्प सही है तो वो विकल्प कौन सा है स्टूडेंट्स, एक कोशिकीय। जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय होता है। बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं स्टूडेंट्स, वो गलत हैं, वो अमीबा के बारे में जो है वो गलत कहे गए हैं। तो चलते हैं हम इसकी भी जानकारी के लिए कि थोड़ी बहुत जो जानकारी वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसकी जानकारी के लिए कि अमीबा जो है स्टूडेंट्स याद रखें, अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ कोशिका है स्टूडेंट्स। ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ कोशिका होती है, इस चीज़ को याद रखें। और इसमें क्या होता है, इसमें जो एक कोशिका होती है इसमें एक ही कोशिका क्या करती है, जीवन के लिए आवश्यक सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं इसी एक कोशिका में। ठीक है, जो एक कोशिका होती है अमीबा की, तो उसमें जीवन के लिए जितनी भी जो आवश्यक जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो सारी जैविक क्रियाएं किस में होती हैं, इसी कोशिका में होती है, इसी एक कोशिका में संपन्न हो जाती हैं या की जाती हैं। ठीक है ना। और ये जो अमीबा जो सेल होती है ये पानी में स्टूडेंट्स, अमीबा जो सेल होती है ये पानी में स्वतंत्र जीवी की तरह पाई जाती है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर कि उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम बताएं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है स्टूडेंट्स। तो हमें देखना है कि इसमें वो कौन सा श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक है जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। तो ए ऑप्शन है स्नायु, बी ऑप्शन है श्वेत रक्त ऊतक, सी उपास्थि और डी है कंडरा। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी कंडरा। तो कंडरा को स्टूडेंट्स बोला जाता है टेंडन, इसको टेंडन भी बोला जाता है कंडरा को। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें, टेंडन बोला जाता है इसको। तो जो टेंडन होता है या जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कंडरा बोलते हैं, जिसे कंडरा बोला जाता है, ये क्या करता है, ये हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, श्वेत संयोजी ऊतक होता है ये। और इसका कार्य क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका कार्य होता है हड्डियों को परस्पर जोड़ने का कार्य होता है इसका। ठीक है, ये देखा जाए तो ये जो ऊतक होता है, ये श्वेत संयोजी ऊतक जो होता है ये समस्त जंतुओं में पाया जाता है। जितने भी जो समस्त जंतु होते हैं, समस्त जो जंतु होते हैं, ठीक है ना, उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, ये मजबूत होता है स्टूडेंट्स, ये जो ऊतक होता है ये मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत होता है और दृढ़ होता है। ठीक है, मजबूत भी होता है और दृढ़ भी होता है। ठीक है, और इनका निर्माण कोलेजन नामक प्रोटीन से होता है स्टूडेंट्स, याद रखें, इनका जो निर्माण होता है वो कोलेजन जो प्रोटीन होती है, ठीक है, कोलेजन नामक जो प्रोटीन होती है उनसे इसका निर्माण होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। तो जो कंडरा होता है उनका निर्माण किससे होता है, कोलेजन नामक प्रोटीन से होता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन की ओर कि पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है स्टूडेंट्स। तो यहाँ 4 फाइलम दिए गए हैं, तो हमें इसमें से सही फाइलम को सिलेक्ट करना है कि जो पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कहलाता है। तो ए ऑप्शन है सिलेंटरेटा, बी ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, सी ऑप्शन है एनेलिडा और डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। सही आंसर इसका क्या है अब हम वो देखने वाले हैं, और अभी अपना आंसर मैच करें। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी आर्थ्रोपोडा। तो याद रखें कि जंतु जगत का सबसे बड़ा जो फाइलम है वो स्टूडेंट्स कौन कहलाता है, वो कहलाता है आपका आर्थ्रोपोडा। याद रखें, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। जो आर्थ्रोपोडा फाइलम की अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा फाइलम को आकशेरुकी का मतलब होता है बिना रीढ़ की हड्डी वाले। ठीक है ना, बिना रीढ़ की हड्डी वाले, आकशेरुकी, बिना रीढ़ की हड्डी।
बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की बात की जा रही है। ठीक है, ठीक है। तो अकशेरुकी जंतु जगत का अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है। किसको माना जाता है? मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाले या अकशेरुकी जंतु जगत का सबसे बड़ा जो फाइलम माना जाता है वो माना जाता है स्टूडेंट्स क्या? वो माना जाता है आपका आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा को माना जाता है। ठीक है, अकशेरुकी जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम जो माना जाता है वो होता है स्टूडेंट्स आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना। तो इस फाइलम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सभी प्रकार के कीट आ जाते हैं। जितने भी जो कीट होते हैं इस फाइलम के अंतर्गत, कीट जैसे मच्छर है आपका, मक्खी है, ठीक है, मच्छर है, मक्खी है, तितली है, ठीक है ना, आदि जीव जंतुओं को क्या किया जाता है? इसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो कीट आ जाते हैं इसके अंतर्गत। जितने भी जो कीट होते हैं वो आ जाते हैं। पतंगे, मच्छर, मक्खी, ये सारे इस फाइलम के अंतर्गत क्या कर दिए किए जाते हैं? वर्गीकृत किए जाते हैं। जंतुओं को वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि जंतु जगत का सबसे बड़ा जो फाइलम है वो है स्टूडेंट्स आपका आर्थ्रोपोडा। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि निम्न वर्णित क्लोन के बारे में एक विशेषता गलत है, उसकी पहचान करें। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्लोन के बारे में, लेकिन इनमें से एक जो विशेषता है वो स्टूडेंट्स गलत है। तो उस गलत विशेषता को हमें क्या करना है? चुनना है अपने आंसर के रूप में। तो इसका सही आंसर अभी हम देखेंगे बाद में, उससे पहले हम इन 4 ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है पहला क्लोन जीव भेड़ डॉली थी। बी ऑप्शन है क्लोन भेड़ अपनी माता पिता के समान नहीं थी। सी विल्मुट ने वयस्क भेड़ के पहले क्लोन को विकसित किया। और डी जॉली उस वयस्क भेड़ का सटीक प्रतीक थी जहां से नाविक लिया गया था। तो अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं और अभी इसका आंसर नोट डाउन कर लें जल्दी से। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी इसका सही आंसर है, जो कि बताए गए जो कथन है उनमें से ये गलत है। तो बी में बताया गया कि क्लोन भेड़ डॉली अपने माता पिता के समान नहीं थी। तो ये जो ऑप्शन बोला गया है ये स्टूडेंट्स गलत बोला गया है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, पहला तो ये है कि पहला क्लोन जीव भेड़ डॉली थी, ये चीज़ सही है। और विल्मुट ने वयस्क भेड़ के पहले क्लोन को विकसित किया, ये भी सही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनकर क्या आ सकता है कि पहला क्लोन जीव भेड़ का नाम क्या था? तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? डॉली लिख सकते हैं। ठीक है ना। विल्मुट ने वयस्क भेड़ के पहले क्लोन को विकसित किया, तो वहाँ पर आप विल्मुट टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका ये तीसरा ऑप्शन है जॉली उस वयस्क भेड़ का सटीक प्रतीक थी जहाँ से नाविक लिया गया था। तो ये भी ऑप्शन क्या है स्टूडेंट? सही है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है स्टूडेंट्स। तो याद रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल है। तो स्टूडेंट्स डाइजेशन में हेल्प करने के लिए पेट में एक अम्ल पैदा होता है, उत्पादित होता है, निर्माण होता है, उत्सर्जित होता है। तो वो अम्ल कौन सा है? तो इन 4 ऑप्शन में से हमें उस अम्ल को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है उसे। बी लैक्टिक अम्ल बोला जाता है उसे। सी सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है उसे। या डी साइट्रिक अम्ल कहा जाता है उसे। तो सही आंसर अब हम देखने वाले हैं। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला जो अम्ल है वो है स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो याद रखें कि अमाशय से निकलने वाला जो अमाशयी रस होता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है या जठर रस बोला जाता है, जिसे बोला जाता है जठर रस। ठीक है। तो जो आपका अमाशयी रस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें स्टूडेंट्स पाया जाता है HCl, जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। यह स्टूडेंट्स क्या है? ये जो अम्ल है, ये जो अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है स्टूडेंट्स, एक प्रबल अम्ल होता है ये। ठीक है। और इसके कारण जो पाचन जो रस होता है, इसके कारण क्या हो जाता है? जब ये सीक्रेट होता है तो जो डाइजेस्टिव जो जूस होता है उसका जो पीएच होता है स्टूडेंट्स, वो पीएच हो जाता है आपके 2 के आसपास हो जाता है पीएच। ठीक है, जब ये सीक्रेट होता है। और इसका जो कार्य है वो ये है स्टूडेंट्स कि ये भोजन में उपस्थित जो कठोर भाग होते हैं, भोजन के जो कठोर भाग होते हैं, उनको क्या करता है? ये गलाता है।
गलाने का काम करता है। साथ ही साथ अगर भोजन में किसी प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव आ गया है, कोई सूक्ष्म जीव भी अगर उपस्थित है भोजन में किसी प्रकार का, तो उसको क्या करता है, ये नष्ट करने का कार्य करता है। कौन करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स, कि वर्षा में कमी इसके कारण होती है। तो हमें वो कारण देखना है स्टूडेंट्स कि किस कारण से जो वर्षा होती है उसमें कमी होती चली जाती है, कमी होती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। ए ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, बी वनीकरण, सी मृदा अपरदन और डी मृदा संरक्षण। तो अब हम आंसर देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए ग्लोबल वार्मिंग। तो याद रखें कि वर्षा में कमी जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती है स्टूडेंट्स। अब मैं थोड़ा और बता दूं इसको कि वनों की तेज़ी से हम कटाई करते चले जा रहे हैं, और कटाई होने के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, उस कटाई होने के कारण होता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन होता है, और इसके कारण क्या होता है, जो प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है, प्रकृति की अगर हम बात करें तो उसका जो तापमान है, तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तापमान में क्या हो रही है स्टूडेंट्स, वृद्धि होती चली जा रही है। अब इसके दुष्परिणाम स्वरूप क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके दुष्परिणाम स्वरूप जो होती है वो वर्षा में कमी होती है। इसका दुष्परिणाम हमें क्या झेलना पड़ता है कि जो वर्षा होती है उसमें कमी होती है। ठीक है। अब पृथ्वी की सतह का जो तापमान जो बढ़ना होता है, पृथ्वी की सतह का जो तापमान बढ़ना होता है, तापमान में जो वृद्धि हो रही है, तापमान में जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसकी जानकारी दे चुका हूँ, तो उन वीडियो को ज़रूर देखें स्टूडेंट्स। तो जो दी गई जानकारी उसे आप दिमाग में रखें, अपने मन में रखें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है यदि, तो ज़रूर उसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम 4 ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं। ए ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी गुरुत्व क्षेत्र या डी वायुमंडल। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना होता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से सही आंसर हमें देखना है कि क्या होता है। तो सही आंसर है इसका बी चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चीज़ को याद रखें कि जब पृथ्वी को क्या सॉरी जब दंड चुंबक को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, घुमाया जाता है, जब दंड चुंबक को घुमाया जाता है तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है कि जो पृथ्वी है उसका अपना क्या है स्टूडेंट्स, उसका अपना होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। अब थोड़ा और इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करने के कारण इसका स्वयं का चुंबकत्व उत्पन्न होता है, कि जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो इस कारण से क्या होता है, उसका स्वयं का चुंबकत्व, स्वयं का जो चुंबकत्व होता है, स्वयं का जो चुंबकत्व होता है, चुंबकत्व वो उत्पन्न होता है पृथ्वी का अपना स्वयं का। ठीक है ना। इसे स्टूडेंट्स बोला जाता है, इसको बोला जाता है भू चुंबकत्व। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को बोला जाता है स्टूडेंट्स भू चुंबकत्व कहा जाता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, लटका हुआ जो दंड चुंबक होता है, जिसे स्वतंत्रपूर्वक अगर हम धागे से लटका देते हैं चुंबक को, तो ये पृथ्वी के उत्तर दक्षिण स्टूडेंट्स, उत्तर दक्षिण या उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है अगर इसको हम स्वतंत्रपूर्वक लटकाते हैं। तो देखा जाए तो पृथ्वी अपने आप में एक क्या है स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा चुंबक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु को हटाने के लिए किया जाता है स्टूडेंट्स। तो नाइट्रोजन का उपयोग किस कार्य, मतलब किस चीज़ को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्लोरीन, बी ऑक्सीजन है, या सी हाइड्रोजन है, या डी जल है। तो याद रखें कि नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य पदार्थ वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु को हटाने के लिए किया जाता है, किस चीज़ को इसमें से हटाया जाता है। ठीक है। तो चलते हैं हम आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी ऑक्सीजन। तो याद रखें कि नाइट्रोजन का उपयोग
खाद्य वस्तुओं के प्रचलन हेतु ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है। तो देखा जाए तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाना है स्टूडेंट्स, जिनको हमें क्या करना है, लंबे समय तक वो चल सकें, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उनमें क्या किया जाता है, उनमें वायु की जो ऑक्सीजन होती है, वायु की जो ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट्स, उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर निकाल करके उसके स्थान पर क्या भर दिया जाता है, उसके स्थान पर भर दिया जाता है नाइट्रोजन को। ठीक है, नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। और नाइट्रोजन के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो क्या करती है, वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, वृद्धि रुक जाती है। उनकी जो वृद्धि होती है उसमें कमी हो जाती है या रुक जाती है। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन का जो उपयोग होता है वो खाद्य वस्तुओं के प्रचलन हेतु ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है, जिससे कि जो हमारी खाद्य वस्तु है वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सके। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। यकृत शोध में आंखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है? ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी जेंथोफाइल, सी कैरोटीन और डी बिलीरुबिन। तो ध्यान से आप इसका आंसर नोट डाउन करें कि यकृत शोध में आंखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी बिलीरुबिन। तो जो बिलीरुबिन है ये हमारे यकृत शोध में आंखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः ये वाला जो वर्णक है बिलीरुबिन ये होता है। यकृत शोध के समय स्टूडेंट्स आंखों और त्वचा की सतह के नीचे बिलीरुबिन जो वर्णक होता है वो जमा हो जाता है। जो बिलीरुबिन वर्णक होता है ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, जमा हो जाता है। ठीक है ना। ये क्या होता है, ये पीले रंग का वर्णक होता है। इसका जो रंग होता है वो स्टूडेंट्स वो कैसा होता है, पीला होता है। ये पीले रंग का क्या है, वर्णक है। ये पीले रंग का पिगमेंट होता है। अब जिसके जमा होने के कारण जो शरीर होता है, यदि ये जमा होने लग जाए स्टूडेंट्स, तो उसके कारण जो शरीर होता है, जो हमारा शरीर होता है स्टूडेंट्स, वो कैसा दिखाई देने लगता है, पीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, पीला दिखाई देने लगता है। और इस रोग को स्टूडेंट्स, इस रोग को फिर बोला जाता है पीलिया, पीलिया बोला जाता है। ठीक है ना, या जिसे बोला जाता है जॉन्डिस, जॉन्डिस भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखें कि यकृत शोध में आंखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बिलीरुबिन। और इसके अत्यधिक जमा होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है स्टूडेंट्स, पीलिया रोग हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारी बारिश हो रही है और सोनम बगीचे से अपने घर तक पहुंचना चाहती है। वह रास्ता जिस पर उसके फिसलने की न्यूनतम संभावना है इससे अस्तरित है। मतलब वो किस रास्ते को चुन सकती है जहाँ पर क्या हो, फिसलने की जो संभावना वो न्यूनतम हो, और भारी बारिश हो रही है। तो भारी बारिश हो रही है और सोनम को बगीचे से अपने घर तक पहुँचना है स्टूडेंट्स। तो वह रास्ता जिस पर उसके फिसलने की न्यूनतम संभावना होगी कि वो इन चारों में से किस रास्ते को चुने जिस पर उसके फिसलने की जो संभावना वो कम हो, और वो किससे अस्तरित हो, मतलब इस चीज़ से अस्तरित है। ठीक है ना। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए आर्द्र मिट्टी, बी बजरी, सी पॉलिश किया हुआ संगमरमर और डी है सीमेंट। तो सही ऑप्शन अब हमें चुनना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिससे सबसे कम फिसलने की संभावना होगी, किसकी, सोनम की। तो चलते हैं हम आंसर की ओर, आप भी अपना आंसर नोट डाउन कर लें। तो अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी बजरी। बजरी वो रास्ता है जहाँ से होकर के सोनम अपने घर तक जा सकती है, और इस पर से जाने पर फिसलने की जो न्यूनतम संभावना है वो मतलब सबसे ज़्यादा कम है, कह सकते हैं। फिसलने की जो संभावना है वो न्यूनतम है। ठीक है। तो बजरी के कणों में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, बजरी के जो कण होते हैं उनमें जो घर्षण बल की बात करें, अगर हम घर्षण जो बल है, घर्षण बल का जो मान है, घर्षण बल का जो मान है वो संगमरमर की तुलना में, संगमरमर मिट्टी और सीमेंट की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। इसमें जो घर्षण बल का जो मान है किसमें स्टूडेंट्स, बजरी में, वो सीमेंट या संगमरमर की तुलना में, ठीक है ना, या दूसरा जो आपका मिट्टी है, मिट्टी है, इसकी तुलना में कैसा है, घर्षण बल का मान कैसा होता है स्टूडेंट्स, अधिक होता है। किसमें स्टूडेंट्स, बजरी में। ठीक है।
अगर देखा जाए तो इससे जो फिसलने की जो दर है वो कैसी रहेगी, सबसे कम होती है। जो फिसलने की जो दर होगी वो कैसी रहेगी, सबसे कम रहेगी, यदि वो सोनम कहाँ से होकर के जाती है, बजरी के रास्ते से होकर के जाती है। जबकि अगर हम देखा जाए तो जो संगमरमर होता है, जो मिट्टी होती है या जो सीमेंट होती है, ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ये चिकने होते हैं। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ये चिकने होते हैं, ठीक है ना। और यदि ये गीले हो जाते हैं तो गीले होने पर क्या होता है, इनमें जो फिसलन होती है वो सर्वाधिक होती है स्टूडेंट्स। इसलिए जो सोनम जो रास्ता चुनेगी वो रास्ता होगा स्टूडेंट्स बजरी वाला। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।